टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट सेकंड, और सेकंड यूनिट हमारा क्या है? सेकंड यूनिट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, विच इज 14 मार्क्स यूनिट। एंड हाउ मेनी चैप्टर्स इन दिस यूनिट? इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर्स दे रखे हैं, तो 2 चैप्टर्स हो गए, एक थ्योरी ऑफ डिमांड हो गया और एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। तो इसका मतलब 4 चैप्टर्स है इस यूनिट में। अब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये हम पूरा एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखो टियार्जिन विक्योरी के अंदर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब वो 2 पार्ट कैसे कर रखे हैं? देखो, एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, तो कॉमन चैप्टर है हमारा, ये हम पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इसके अंदर सारा चीजें पढ़ेंगे ना। अब देखो टियार्जिन विक्योरी में ये यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और ये यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ऊपर, ये तो एक चैप्टर दे रखा है। फिर यहाँ से इंटरफेरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वाला जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये पूरा अलग चैप्टर दे रखा है। तो उन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर कर रखे, तो हमने क्या कर दिया, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसलिए हमने अलग अलग चैप्टर ना करके हमने पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक साथ ही कर लिया, और चैप्टर इसके अलग करने की बजाय हमने इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सेकंड जो होगा वो होगा यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको हम कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो थर्ड पार्ट होगा दैट इज इंटरफेरेंस कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। तो 2 चैप्टर की इंस्टेड ऑफ 2 चैप्टर अगर हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। इसलिए हमने पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, चैप्टर एक ही रखेंगे, पार्ट इसके हम 3 कर लेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम सबसे फर्स्ट पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, एनी आइडिया अबाउट द यूटिलिटी? क्या होता है बेटा यूटिलिटी? कुछ भी आइडिया है जो भी आपके माइंड में चल रहा है? यूटिलिटी वर्ड कुछ आप, हाउ कैन यू डिफाइन इन ओन वर्ड्स? यूटिलिटी जो वर्ड है उसको समझने के लिए हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे इसको। तो यूटिलिटी वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन वर्ड तो आप जानते हो, तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक सिमिलर वर्ड यूज कर लेते हैं, दैट इज सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। अब इसको रियल लाइफ से समझते हैं हम कि सपोज अभी जैसे ये मेरा स्टूडियो है, इसके अंदर सपोज ये मेरा जो बोर्ड है, कैमरा है, मेरे पास ये पेन है, इस पेन की यूटिलिटी क्या है? सपोज ये मेरे पास जो पेन है उसका यूटिलिटी क्या है? आप बताइए क्या यूटिलिटी है इसकी? हम ये डेली लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं कि यार इसकी, इस गुड्स की मेरे लिए यूटिलिटी है, इसके लिए ये यूटिलिटी है, बट हम उसको डिफाइन करने में दिक्कत आ रही है। बाकी हम ये कहते हैं कि यार ये मेरे लिए यूजफुल है, मतलब उसको ये, इसकी यूटिलिटी मेरी लाइफ में है, इसकी यूटिलिटी मेरी लाइफ में नहीं है। तो बताओ इस पेन की यूटिलिटी हमारे लिए क्या है? आप लोग बताओ, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ दिस पेन फॉर दिस क्लास? बिकॉज एग्जैक्टली, तो हम लिख के और इसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई गुड्स हमारे जो सराउंडिंग होती है, कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे लिए यूजफुल है, और कहीं ना कहीं वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड कर रही है। तो आज जो पेन है वो हमारी कौन सी वांट्स सेटिस्फाइड कर रहा है? कि लिखने की। बोर्ड है उससे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं। कैमरा जो है उससे हम विजुअल इफेक्ट देख सकते हैं। आपके नोट्स है उनकी यूटिलिटी वो कहीं ना कहीं, तो हर कोई ना कोई चीज़ हमारे सराउंडिंग जो भी होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड, और वही उसकी यूटिलिटी है। और प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। इसका मतलब कोई भी कमोडिटी आप यूज करते हैं तो उसके अंदर एक पावर होता है जो आपकी वांट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा स्टूडियो है, हमारे पास नोट्स है, बुक है, ये कहीं ना कहीं हमारी क्या करते हैं, और सराउंडिंग यू, एनीथिंग सराउंडिंग यू जो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, वही उसकी क्या यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी इज वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है? यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या करता है? ये वेरी करता है। तो यूटिलिटी इज वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम बात करें, अगर प्लेस की बात करें तो हम बात करें दाल चपाती, तो दाल चपाती इज द सेम गुड। अगर वही नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, और अगर वही साउथ इंडिया के अंदर हम उसको डिस्कस करें तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? इंस्टेड ऑफ नॉर्थ कम होगा। वैसे इडली सांभर की बात करें कॉमोडिटी सेम है, बट नॉर्थ इंडिया में उसका यूज ज़्यादा है और
साउथ इंडिया में कम है। तो इसका मतलब कोई भी कॉमोडिटी जो है उसकी यूटिलिटी है वो प्लेस टू प्लेस डिफर कर रही है, यस और नो? ये बात समझ में आ रही है आपको? गुड सेम है, बट प्लेस बाई प्लेस उसका यूटिलिटी अलग हो गया। जैसे हम दाल चपाती की बात करें, दाल चपाती नॉर्थ इंडिया में क्या है, यूटिलिटी ज़्यादा है, साउथ इंडिया में उसकी यूटिलिटी क्या है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव, मतलब वो प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेम अगर हम पर्सन टू पर्सन बात करें तो मान लो हम ले ले बर्गर और पिज्ज़ा ले ले, तो मान लो सपोज पिज्ज़ा ले लिया, पिज्ज़ा की बात करें तो मान लो मेरे को कम पसंद है, आपको ज़्यादा पसंद है, तो गुड सेम है, बट एक पर्सन को वो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा करेगा, एक को बिल्कुल भी नहीं करेगा या बहुत कम करेगा। इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। गुड इज सेम, बट पर्सन टू पर्सन उसकी क्या होती है, यूटिलिटीज डिफर करती है। और टाइम टू टाइम की बात करें तो जैसे सीजनल, हम फ्रूट्स की बात करें सीजनल, जैसे हम क्लोथ्स की बात करें, विंटर क्लोथ, तो विंटर क्लोथ की यूटिलिटी विंटर में अभी नहीं है, समर क्लोथ्स की यूटिलिटी अभी है, जबकि क्लोथ्स इज द सेम, बट टाइम के अकॉर्डिंग उनकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिफर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन। आई होप ये समझ में आया बच्चे। यूटिलिटी तो आपको एक वर्ड याद रखना, यूटिलिटी क्या होती है, वांट सैटिस्फाइंग पावर, बस ओनली वन वर्ड। व्हाट इज यूटिलिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। इसका मतलब यूटिलिटी का मतलब यही है कि कोई भी कमोडिटी हमारी क्या करती है, कोई ना कोई वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, तो उस कमोडिटी में एक पावर होता है, और वो कौन सा, क्या पावर होता है कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड, और वही उसकी यूटिलिटी है। और ये क्या होते हैं सब्जेक्ट, तो ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, लिखा हुआ डेफिनेशन। इट इज वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट या सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम। अभी तक मैंने ये एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिस्ट। मार्शल कौन है कि इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने यूटिलिटी को कैसे डिफाइन किया, एक तो कॉमन डेफिनेशन हमने कर ली, एक हम अकॉर्डिंग टू मार्शल कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट। तो मार्शल ने क्या कहा है, हालांकि मतलब सेम है, मीनिंग इज सेम, बट यू नो वर्डिंग डिफरेंट होती है। तो उन्होंने कहा कि द यूटिलिटी ऑफ ए थिंग टू अ पर्सन एट ए टाइम इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाई हिज ए वांट। मतलब वही है, बट बस वो सेंटेंस उन्होंने वर्ड्स यूज कर लिए। बट जब भी अगर आप मार्शल की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चे, तो उसको एज इट इज एक एक वर्ड सेम लिखना है, अदरवाइज इग्नोर इट। अगर आप अकॉर्डिंग टू कोई भी इकोनॉमिक्स डेफिनेशन लिखते हैं तो उसको तभी लिखिए जब आपको वो एग्जैक्टली याद हो, वर्ड टू वर्ड, अदरवाइज उसको मत लिखना, फिर कॉमन डेफिनेशन लिख के आ जाना अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो मार्शल की डेफिनेशन में ऐसा समझने के लिए वैसे कुछ नहीं है, देखो अल्टीमेटली वही करेगी, द यूटिलिटी ऑफ ए थिंग टू ए पर्सन एट ए टाइम, क्या है मेन, तो देखो सेंटेंस है मेजर्ड बाई, अब यहां से देखो ये लाइन है बस मेन, तो द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाइज ए वांट्स, बात वही है, द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाइज ए वांट बोलो या वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ ए कमोडिटी, अल्टीमेटली मतलब वही है, बस सेंटेंस दैट डिफरेंट। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है। तो मतलब यहाँ आपको क्या वर्ड याद रखना है, वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ ए कमोडिटी, यहाँ आपको क्या याद रखना है, द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाई एज ए वांट। तो सेम थिंग है। बाकी अब हम तो एक बैकअप लेके चलते हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी रखें, एक कॉमन डेफिनेशन भी रखें, बट आप एग्जाम में स्टैंडर्ड डेफिनेशन तभी लिखें जब आपको परफेक्ट आए, अदरवाइज आप कॉमन डेफिनेशन ही लिखें। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसको ध्यान से समझना बेटा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। उसको सो हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये टॉपिक है हमारा। एनी आइडिया क्या टाइप हो सकते हैं, पता है? टाइप्स होते हैं हमारे, तो यहां हम लिखते थे सबसे पहले टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ना सेकंड क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको स्केड्यूल से समझेंगे, फिर हम इसको डायग्राम से समझेंगे, और फिर रिलेशन से, और फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे, और ये आपको बिल्कुल रिलेशन सब इतना अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब सबसे पहले देखो, इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ, इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू, फर्स्ट फॉर्मूला होता है इसका
समेशन ऑफ u1 प्लस u2 प्लस un का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इस फॉर्मूले का मतलब क्या अभी समझाएंगे आपको। और सेकंड जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है समेशन ऑफ mu। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया? अब बेसिक फॉर्मूला समझिए, वो सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है अभी, अब मैं इसको अभी आपको रियल लाइफ एग्जाम समझाऊंगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, वो एक तो फॉर्मूला होता है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू, एक तो होता है इसका टी यू एन माइनस 1, और जो सेकंड फॉर्मूला होता है इसका होता है, वो होता है दैट इज चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन एन बोलो या क्यू यूनिट, मतलब चेंज इन यूनिट। तो ये दोनों फॉर्मूले समझेंगे, डेफिनेशन ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो डेफिनेशन, फॉर्मूला, फिर उसी को हम टेबल से, डायग्राम से, तो आपको 10 सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, और फिर इन फॉर्मूले को, डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं यहाँ। नाउ देखिए, इसका टेबल बनाने के लिए आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। देखो टेबल, जब भी आप इसकी टेबल बनाएंगे तो आपको यहाँ क्या लेना है, यूनिट्स। जैसे पीपीसी की टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया है क्या, यस और नो? यस सर। पीपीसी का टेबल बनाना सिखाया है? आप बताओ, खुद बना सकते हो क्या पीपीसी का टेबल? यस सर। वैसे अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, का टेबल बनाना सीखेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ यूनिट ले लिया, यहाँ हमने एमयू ले रहे हैं, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, टीयू ले रहे हैं, टोटल यूटिलिटी। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैट इज रियल लाइफ एग्जांपल। तो रियल लाइफ एग्जांपल से हम टेबल को बनाना सीखेंगे। और रियल लाइफ एग्जांपल हमारे लिए क्या है, सपोज आप स्कूल से घर आए। जब स्कूल से हम घर आते हैं तो डेफिनेटली हमारे को बहुत अच्छे से भूख लगी होती है, वी आर वेरी हंग्री। और उसी टाइम में सपोज मम्मा खाना बना रही है, घर में खाना बन रहा है, और आप स्कूल से आए और आप, यू आर वेरी हंग्री, आपको बहुत भूख लग रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप तुरंत खाने के लिए बैठ के, और जैसे आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम करी, फर्स्ट चपाती आपने कंज्यूम की, और उसका हम सेटिस्फेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। ये देखो अजम्पशंस पे है नंबर्स, क्योंकि नंबर्स हम दे रहे हैं उसको, तो ये अजम्पशंस लेके दे रहे हैं कि सपोज आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की और उसको सेटिस्फेक्शन आपको मिला, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं 10। आप कुछ भी एज्यूम कर लेना, यू कैन एज्यूम एनी नंबर, ठीक है। मैंने अभी 10 एज्यूम कर लिया, आप कोई भी एज्यूम कर लेना। आपने 10 एज्यूम कर लिया, मतलब आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की, उसका सेटिस्फेक्शन आपको मिला 10। ऐसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल आपको एज्यूम करना है, कोई भी, जैसे आइसक्रीम ले लो, आप चपाती ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं रियल लाइफ में। एनी कॉमोडिटी, जो भी कॉमोडिटी आप कंज्यूम करते हो, उस किसी भी कॉमोडिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने अभी चपाती का एग्जाम्पल लिया, तो आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10। अब आप बताना, जब आप सेकंड चपाती कंज्यूम करेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, कम होगा, या रिमेन द सेम? यू आर वेरी हंग्री, पहले आपका लेवल ऑफ हंगर वॉज वेरी हाई, तो शुरू में आपका हंगर बहुत ज़्यादा था, तो आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था। बट अब जैसे आपने एक चपाती कंज्यूम की, तो कुछ एक्सटेंट तक आपका लेवल ऑफ हंगर डिक्रीज हुआ है, यस और नो? ये बात तो एग्री करते हैं आप? तो इसका मतलब अब आपको सेकंड चपाती की जो यूटिलिटी है वो फर्स्ट से कम रहेगी। अब वो कम कितने भी शो करते हैं, तो जैसे हम शो कर देते 8, आप कोई भी डिक्रीज कर दो, बस कम करना है। अब जैसे हम थर्ड चपाती भी जाएंगे तो क्या होगा, फिर कम होगा, तो 6। फिर फोर्थ भी जाएंगे तो फिर कम होगा, कितना आ जाएगा, 4। 2 का डिफरेंस ले रहे हैं तो वो सेम रखो, जो भी डिफरेंस आप लेते हो वो सेम रखो। फिर हम 5 पे जाएंगे तो 2। 6 चपाती पे जैसे हम गए तो हमारा सेटिस्फेक्शन कितना आ गया बच्चे, 0। क्या मतलब है इसका, अगर 6 चपाती पे हम जाते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन आ जाता है 0। व्हाट डू मीन बाय इट, क्या हो गया 0 का मतलब है यू आर नाउ फुली सेटिस्फाइड। मतलब आपने जैसे 6 चपाती कंज्यूम करी, आपको उससे यूटिलिटी क्या रही, सेम ही रही। इसका मतलब अगर आप वो चपाती, होता है ना रियल लाइफ में ऐसा होता है कि हमने जैसे कंज्यूम करना स्टार्ट किया, अब हम कई बार एक चपाती या एक आइसक्रीम या कुछ भी एक एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुके हैं, अब हमने बस एक एक्स्ट्रा खा लिया। अब
मतलब एक चपाती खाई तो आपका यूटिलिटी 0 मिला। बट अगर आप और ज़्यादा खा लेंगे, सपोज बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था, आपके आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ था, तो आपने क्या किया कि और चपाती खाई, तो अब आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव का यहाँ मतलब क्या हो गया कि आपको यूटिलिटी माइनस में चली गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारा रियल लाइफ में ये है कि सपोज अब आपकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अब आप ज़्यादा खाने की वजह से आपको वोमिटिंग हो गई, हो सकता है आपको नींद आ गई, और उसकी वजह से आपको जो टास्क करना था, जो होमवर्क करना था, आपने नहीं किया, और आपकी बॉडी जो है आपको इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपकी नेगेटिव हो गई, तो आपको एफिशिएंसी को डाउन कर दी। तो माइनस होने का मतलब इस सेंस में वोमिटिंग होना या आपकी एफिशिएंसी डाउन होना, है ना, ये सारी चीज़ें, आपको नींद आना और आपका जो वर्क है वो पेंडिंग होना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए रियल लाइफ में मैटर करती हैं। तो आई होप ये टेबल बनाने के लिए आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सरप्राइज होगा इस फर्स्ट जो चैप्टर है ना हमारा, इसके 2 पार्ट जो हैं वो इस एक टेबल से करवा दूंगा मैं आपको। फर्स्ट चैप्टर के जो सेकंड चैप्टर है उसका जो 2 पार्ट्स है, जैसे मैंने 3 पार्ट बताया आपको, फर्स्ट यूटिलिटी, सेकंड इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, और फिर इंडिफरेंस एनालिसिस लेंगे। इस एक वन टेबल से ही हम सारे डायग्राम, सारी टेबल, सब कुछ हम इसी से कर लेंगे। और ये भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया, मतलब आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, जैसे आपको ये टेबल बनानी है तो आपको इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। मतलब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन मतलब दिस इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। ये ह्यूमन बीइंग का एक नेचर बता रहा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ये ह्यूमन बीइंग का एक बिहेवियर है, जो हम भी ह्यूमन बीइंग है कि सबके साथ ऐसा होता है कि हम कोई भी कमोडिटी कंजम्पशन करेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा, 0 होगा और नेगेटिव होगा। तो अब इसके लिए आप कुछ भी नंबर एज्यूम करके आप क्या करते चाहिए, उसकी यूनिट को कंज्यूम करते बढ़ाते जाइए, यूटिलिटी को कम करते जाइए। क्यों करते जाएंगे, इसका लॉजिक हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज रिलेटेड दो साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये साइकोलॉजी आपकी भी सेम है, मेरी भी सेम है, और आप एग्री भी कर रहे हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम कोई भी यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाएंगे हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा। एक लेवल ऐसा आएगा कि हम 0 पे जाएंगे, और अगर उससे ज़्यादा हम करेंगे तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? बिकॉज हम और कुछ नहीं कर रहे, ये हमारा बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा होता है। तो आई होप ये टेबल बनाना बहुत इजी है। कोई भी डेटा लेके आप उसको क्या दिखाना है, उसको डिक्रीज करना है, 0 करना और नेगेटिव करना है। अब आप वो डेटा कुछ भी ले सकते हो, आपने 50 से स्टार्ट कर लिया, फिर 10 का डिफरेंस दे दिया, 40 30 कुछ भी ले लो, आप चॉइस आपकी है। बस आपको बस उसको यही करना है कि डिक्रीज करना है, 0 करना और नेगेटिव करना है। तो इसलिए आपको कोई टेबल रटने की जरूरत नहीं है। आई होप इट्स क्लियर, यस और नो। तो मार्जिन यूटिलिटी हमारे पास आ गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है एग्जैक्टली, अब पहले मार्जिन यूटिलिटी की डेफिनेशन समझते हैं। अगर हमने टेबल समझ ली मार्जिन यूटिलिटी की तो उसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे को समझ में आ रहा है, और रियल लाइफ एग्जांपल से हमारे को समझ में आ रहा है कि मार्जिन यूटिलिटी का मतलब है यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट। देखो, फर्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो मार्जिन यूटिलिटी है, सेकंड से जो मिल रहा है वो मार्जिन यूटिलिटी है। मतलब ये डिक्रीज इंक्रीज होना कोई मतलब नहीं है हमारे को तो इतना मतलब है कि मार्जिन यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी स्टैंड फॉर एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी का मतलब एक अनदर वर्ड हम बोले उसका मतलब एडिशनल यूटिलिटी बोलते हैं उसको। सेकंड वर्ड हम यूज करें मार्जिन यूटिलिटी के लिए तो क्या यूज कर सकते हैं, एडिशनल यूटिलिटी। और एडिशनल यूटिलिटी का और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा यूटिलिटी। और एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन वन एक्स्ट्रा यूनिट, तो प्रॉपर डेफिनेशन बन गई। तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच यूनिट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो हमने एग्जांपल समझा उसके अकॉर्डिंग कि व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी, तो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच यूनिट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। देखो हर यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला, जैसे 1 का मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 10 है, 2 का मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 8 है, 3 का क्या है, तो हर यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो मार्जिन यूटिलिटी है। आ रहा है समझ में, यस और नो। मार्जिन यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट। ये तो शॉर्ट में हो गया, ये तो हमने यहाँ देखा। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करना है तो मैं भी आपको समझा दें कि मार्जिन यूटिलिटी का मतलब एक वर्ड यूज करते हैं एडिशनल यूटिलिटी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी रेफर टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ, वो एडिशनल यूटिलिटी आपको क्यों मिल रही है, ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन वन एडिशनल यूनिट। जैसे आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया आपको 10 मिला, फिर नेक्स्ट मार्जिन यूटिलिटी आपको मिल रही है, कब मिल रही है, जब आपने सेकंड यूनिट यूज किया, फिर आपको थर्ड मिल रही है, तब मिल रही है। इसका मतलब मार्जिन यूटिलिटी रेफर टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन वन एडिशनल यूनिट।
आप ये बोलिए या आप ये बोलिए कि यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट मतलब सेम है, या हम बोलें कि इट इज़ द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा वन कॉमोडिटी, वन यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी, बात वही है. इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ, या हम ये भी बोल सकते हैं इट रेफर टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन वन एडिशनल. तो कोई भी डेफिनेशन बोल दो, मतलब सबका सेम है. अब इसमें मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी से मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर ये समझ के फिर वो फॉर्मूला समझेंगे. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे. न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला देखो. एक तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये बोल रहा है U1 प्लस U2 U3. इसका मतलब क्या है, मैंने क्या, U1 स्टैंड फॉर यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट, यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट, यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट. तो इसका मतलब जितने भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उनकी जो यूटिलिटी है उन सबको क्या करते जाओ, टोटल करते जाओ. और मार्जिनल भी क्या होता है, मार्जिनल भी तो ये होता है यूटिलिटी फ्रॉम द ईच यूनिट. तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं सम ऑफ MU. आप ये बोले कि यूटिलिटी फ्रॉम 1 यूनिट, यूटिलिटी फ्रॉम 2 यूनिट, उनको प्लस करते जाओ, समेशन ऑफ यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट. ये बोले तो भी बात वही है. और या डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या बोले कि समेशन ऑफ MU, मार्जिन यूटिलिटी. तो मार्जिन यूटिलिटी भी तो क्या है, यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट. आई होप ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं बेटा, दोनों का मतलब सेम है. यस और इसमें भी यही बनेगी. व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. तो आपने जितनी भी यूनिट कंज्यूम की उनसे जो भी यूटिलिटी मिल रही है उसका टोटल करते जाओ. तो मार्जिन यूटिलिटी तो क्या है, हर यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो तो मार्जिनल हो गया. और जो सारी यूनिट, जितनी भी यूनिट आप कंज्यूम करते जा रहे हो उन सबको टोटल करते जाओ तो आपका क्या आ गया, टोटल यूटिलिटी आ गया. तो जैसे हम यहाँ टोटल करेंगे तो फर्स्ट यूनिट का टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी सेम ही रहेगा. सेकंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी क्या आ जाएगा, वो CF करना है. तो इसका जैसे 10 + 8 कितना हो गया, 18. फिर उसके बाद में 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24. फिर 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28. फिर 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30. फिर 30 और 0 30 और फिर 28. तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या निकाला. हम क्या करें, टोटल यूटिलिटी कैसे निकाल रहे हैं, जो हर यूनिट से हमारे को सेटिस्फेक्शन मिला था उसको हमने ऐड करते गए, उसका CF करते गए. तो फॉर्मूला ये तो बोल रहा है कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट, यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट, और फिर डैश डैश मैंने क्या कर दिया, n नंबर, जितनी भी आप यूनिट कंज्यूम करते हैं वो जितनी भी, जैसे हमने यहाँ यूनिट की 7, तो 7 तक हम सबका टोटल करते जाएंगे और हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा. फर्स्ट फॉर्मूला तो ये बोल रहा है. सेकंड वाला बोल रहा है कि हम इसको क्या करें, जो मार्जिन यूटिलिटी है उसको टोटल कर लो. तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी वही तो है कि यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट, यस और नो, यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट. तो इसका मतलब दोनों फॉर्मूले सेम हो गए, यस और नो. मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो टोटल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ यूटिलिटी, जो भी यूटिलिटी आपको मिल रही है सम ऑफ यूटिलिटी होता है ये किसका, कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. जितने भी यूनिट आप कंज्यूम करते जा रहे हैं उन सबका टोटल कर लो आप. आ रहा है समझ में. टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. तो इसका मतलब फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम करी 10 आ गया, सेकंड आपने कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 10 + 18. फिर थर्ड के अंदर 80, इन तीनों को ऐड करते हो तो 10 + 18 + 6 या 18 × 6 कर दो, बात एक ही है. तो इस तरीके से आप इसको टोटल करते जाओगे, हर यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको ऐड करते जाओ, आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी. और यही फॉर्मूला बोल रहा है कि यूटिलिटी फ्रॉम 1 यूनिट, यूटिलिटी फ्रॉम 2 यूनिट, यूटिलिटी फ्रॉम 3 यूनिट, मतलब n यूनिट का आपका टोटल करते जाओ, ठीक है. और या फिर आप बोलो MU का मतलब भी वही है कि यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट. तो दोनों का मतलब सेम. MU का समेशन कर दो, मतलब उसका CF कर लो, या फिर सारे यूनिट का जो यूटिलिटी मिल रहा है उसका टोटल कर लो, बात एक ही है. आई होप ये फॉर्मूला और डेफिनेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी क्लियर है क्या. वाई यूटिलिटी देख लो, लिखा हो अपने नोट्स में. इट इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ यूटिलिटी भी बोल सकते हो या सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी, टोटल ऑफ यूटिलिटी बोल दो, डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. मतलब उसको हमने जो प्रोसीजर हमने किया टोटल यूटिलिटी को निकालने के लिए उसी को हमने सेंटेंस में लिख दिया. प्राइस क्लियर है क्या. और इसके फॉर्मूले लिख दिए हमने यहाँ, TU = समेशन ऑफ U1 U2 U3. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाले फॉर्मूले का मतलब क्या है, यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट, यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट एंड n नंबर ऑफ, उनको टोटल करते जाओ.
और सेकंड का मतलब क्या है, वही है। एमयू का मतलब भी क्या होता है, एमयू मतलब सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच यूनिट। तो एमयू का सीएफ करो, टोटल करो, या हर यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका टोटल करो, दोनों सेम चीज है। यस और नो, बोथ आर द सेम थिंग। आई होप फॉर्मूला और मीनिंग क्लियर है क्या टोटल यूटिलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट, मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी का देखो, अब मैं यहाँ मार्जिन यूटिलिटी को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। सपोज यहाँ आपको मार्जिन यूटिलिटी अभी गिवन नहीं है, और आपको क्या गिवन है, केवल टोटल गिवन है। आपको केवल क्या गिवन है, टोटल गिवन है, और मार्जिनल गिवन नहीं है। अब आप बताओ मार्जिनल कैसे निकालोगे। जैसे पहले हमने मार्जिनल गिवन थी, टोटल निकाला। अब टोटल हमारे पास नहीं है, हमें टोटल गिवन है, हमारे को मार्जिनल निकालना है। मार्जिनल कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये वाला फॉर्मूला समझो। फॉर्मूले का क्या मतलब है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बताओ कहाँ अप्लाई किया था हमने ये वाला टी यू एन माइनस टी यू, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम कहाँ पढ़ चुके हैं, एमओसी। एमओसी कैसे निकाला था आपने, चेंज निकाला था, न्यू माइनस इनिशियल, वही तो है ये, वही है। टी यू एन माइनस टी यू एन कैसे निकला, टी यू वन माइनस टी यू वन माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, टी यू वन कितना दे रखा है 10, देखो टी यू वन कितना दे रखा है 10, माइनस टी यू वन माइनस वन होता है टी यू ऑफ जीरो यूनिट, तो उसका जीरो ही है हमारे पास, तो ये 10 आ गया। अब सेकंड लेवल पे मैं निकालूँ तो सेकंड पे कैसे निकलेगा, टी यू एन अब हमारे लिए 2 हो गया, ये हमने 2 मान लिया, 2 को n माना है, तो n की वैल्यू 2 हो गई, और माइनस टी यू 2 माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 की टोटल यूटिलिटी कितनी, 18 माइनस 2 माइनस 1, तो क्या हो गया, टी यू ऑफ 1 हो गया, 1 कितना है 10, तो ये 10 कर दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया, तो यहाँ 8 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हम कुछ नहीं कर रहे, बस वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी में किया था, न्यू माइनस इनिशियल, चेंज वैसे नहीं करता। मतलब कुल मिला के इस फॉर्मूले का मतलब है चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी, आप इस सेकंड डेफिनेशन बना सकते हैं कि व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी। देखो इसका चेंज ही तो निकाल रहे हैं, न्यू माइनस इनिशियल, न्यू माइनस इनिशियल, न्यू माइनस इनिशियल। जैसे हमने यहाँ क्या किया, न्यू माइनस इनिशियल, तो इनिशियल 0 है, न्यू ये 10 माइनस 0, फिर 18 माइनस 10, फिर 24, तो ऐसे इसका हम चेंज निकाल रहे हैं जो हमने मार्जिन यूटिलिटी में किया था। यस और नो, फिर फॉर्मूला वही है। आ रहा है कि फॉर्मूला समझ में, टी यू एन 1 माइनस टी यू एन माइनस एन माइनस 1, टी यू एन, ये फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, इसका मतलब न्यू माइनस इनिशियल ही है, मतलब ये चेंज निकाल रहे हैं हम। टोटल यूटिलिटी का चेंज इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी। शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी। यस और नो, और चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस इनिशियल, यही तो कर रहे हैं हम। अब जैसे आगे निकालेंगे तो बताओ यहाँ क्या आएगा, 24 माइनस 18, शॉर्टकट मारे तो अब हमारे को समझ में आ गया, तो हमें शॉर्टकट मार सकते हैं। 24 माइनस 18 कितना आ जाएगा 6, फिर 28 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर 0, और फिर माइनस 2। मार्जिन यूटिलिटी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला डेफिनेशन बनेगा। फॉर्मूला ये कह रहा है कि मार्जिन यूटिलिटी क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन हम देखो, प्रॉपर डेफिनेशन के आगे देखो इधर, बस वही डेफिनेशन हम यहाँ बनाएंगे। व्हाट इज मार्जिन यूटिलिटी, इट रेफर टू द एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी बोलो या चेंज इन टोटल यूटिलिटी बोलो या एक्स्ट्रा यूटिलिटी बोलो, एक ही बात है, द सेम वर्ड्स, इसलिए 3 डेफिनेशन बन जाती है। चाहे आप एडिशनल यूटिलिटी वर्ड यूज करके डेफिनेशन बना लो, चाहे आप चेंज इन टोटल यूटिलिटी वर्ड करके आप डेफिनेशन बना लो, या एक्स्ट्रा यूटिलिटी, हर बुक में अलग अलग दे रखे हैं। ये तीनों वर्ड में से आपको 3 ही डेफिनेशन मिलेगी। कुछ बुक्स के अंदर क्या दे रखा है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी करके इसको डिफाइन कर रखा है, कुछ में एडिशनल यूटिलिटी करके कर रखा है, कुछ में एक्स्ट्रा यूटिलिटी। तो सपोज मैं यहाँ बोलूँ, इट रेफर टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तो हर यूनिट को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है, दैट इज मार्जिनल। या फिर मैं बोलूँ कि इट इज एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल कंजम्पशन, हर यूनिट का एडिशनल कंजम्पशन कर रहा हूँ, उसे एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। या मैं बोलूँ इट इज एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन 1 एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब सबका सेम है, वही जो हम बोल रहे हैं यहाँ। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हर यूनिट पे का चेंज निकाल रहे हैं, तो उसका चेंज निकाल रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट रेफर टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन 1 एडिशनल यूनिट। हर यूनिट पे जो चेंज आ रहा है, हर यूनिट का आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते जा रहे हो, और उसके बाद जो चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, और उसी को हमने सेंटेंस में बोल दिया।
आई होप ये डेफिनेशन समझ में आ गई क्या बच्चे? कुछ भी नहीं है, ये सारा बस केवल समझ के डेफिनेशन लिखना होता है, बस ये आपका लैंग्वेज का कमाल है। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है आपकी, तो आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। जिस बच्चे की लैंग्वेज अच्छी है ना, वो इकोनॉमिक्स समझ के फुल में से फुल मार्क्स ला सकता है, समझ के अपने हिसाब पे। बस ये है कि आप समझ जाओ और उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, तो बस वही तो सारा लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? हम डायग्राम बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। यहाँ डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है। फटाफट कर लो मेरे साथ साथ, क्योंकि तो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, माइक्रो का सारा गेम प्रैक्टिस का है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, केवल ये पढ़ने से, बार बार पढ़ने से माइक्रो नहीं आएगा, तो आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्केड्यूल खुद को बनाना पड़ेगा, उसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, और फिर तो हम सारा समझ सकते हैं। स्केड्यूल और डायग्राम आ गया तो बाकी सब अपने आप समझ में आता है। यहाँ हम ले लेंगे यूनिट्स, यहाँ ले लेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। अब देखो यहाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लेबल कर लेंगे। तो यहाँ लेबल करने के लिए आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, वो मैं सब समझा चुका हूँ। 1 2 3 4 5 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इसको। तो ये इक्वल पार्ट का मतलब इक्वल पार्ट ही करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। इधर वाई पे देखो हाईएस्ट क्या है, टीयू का हाईएस्ट कितना है 30, और लोवेस्ट एमयू में कितना है -2। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 4 का स्केल ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 4 का ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 2 से बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा, 4 से सही आएगा। तो 4 का स्केल ले लें हम यहाँ। तो 1 2 3 4 5, इधर तो आपकी लाइन काम आ जाएगी, तो यहाँ तो स्केल यूज करने की ज़रूरत है नहीं। तो 4 की टेबल लिखो, 4 8 12 16 20 20, क्या आ गया 8 30, और ये क्या आ जाएगा 30 तक लेके जाना है हमारे को, बस 30 तक करना है। इधर -4 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि -2 भी है, तो ये आ गया माइनस। स्केल सेम रहेगा, डिफरेंस। तो स्केल लेना समझ में आ गया। ये तो मैंने पीपीसी में भी समझ लिया था, स्केल कैसे लेते हैं। इनकी हाईएस्ट वैल्यू देख लो, लोवेस्ट। तो टीयू एमयू अगर हम प्लॉट करें तो टीयू की हाईएस्ट 30 है, लोवेस्ट अगर एमयू में देखें तो -2 है। तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल लेना है। तो उसके लिए अकॉर्डिंग हमारे को स्केल परफेक्ट बैठ रहा है 4 का। लेने को आप 5 भी ले सकते हो, लेने को आप 2 भी ले सकते हो, लेने को आप 8 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट जो एक प्रॉपर डायग्राम बन के आएगा, मतलब स्केल हमेशा ऐसा लेना चाहिए, ना टू शॉर्ट ना टू लार्ज। तो एक अप्रोप्रिएट स्केल हमने ले लिया, इधर हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, यस और नो? हेलो, यस सर, यस सर। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। तो देखिए 1 पे टीयू 10 है, 10। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारे पास 10 यहाँ आ जाएगा। सेकंड 2 पे टोटल यूटिलिटी कितना है 18। तो 18 का मतलब ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर 24 आ गया। फिर उसके बाद 28, देन उसके बाद फिर आ गया 30, और उसके बाद फिर 30, और फिर अगेन क्या आ गया 28। अब आप क्या करेंगे, फ्री हैंड मेथड। फ्री हैंड मेथड से इन सबको क्या करेंगे, आप जॉइंट करेंगे। तो फ्री हैंड मेथड ले लेते हैं हम। ये देखिए, इनको जॉइंट करें यहाँ से, फ्री हैंड मेथड से सारे पॉइंट्स को जॉइंट कर दो। तो ये आपके पास बन गया टीयू का कर्व। दिस इज द फ्री हैंड मेथड, बिल्कुल स्केल यूज नहीं करना, कर्व से टीयू कर्व बन गया हमारा। फ्री हैंड से सारे पॉइंट को हमने जॉइंट कर दिए। अब हम मार्जिन यूटिलिटी निकालेंगे। मार्जिन यूटिलिटी को प्लॉट करेंगे। मार्जिन यूटिलिटी पहला कितना है 10, फिर कितना है 8, ये आ जाएगा 8, फिर कितना आ जाएगा 6। तो 6 का मतलब इन दोनों के बीच में आ जाएगा ये वाला। फिर कितना आ जाएगा 4, ये रहा हमारे पास 4। फिर आ जाएगा 2, तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा 4 में, और ये फिर आ जाएगा 0, और फिर आ जाएगा -2, तो -2। और इन सबको हम जॉइंट कर देंगे यहाँ।
तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन गया, टोटल यूटिलिटी का कर्व बन गया। ऐसा बन रहा है आप लोगों का। Yes, sir. अब ये डायग्राम बन गया, तो अब हम इसका रिलेशन देखते हैं। अब देखना, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोर्ड पे देखो, अब एक बार बोर्ड पे देखना है पूरा अच्छे से। देखो, इसका रिलेशन करने के लिए बेसिकली क्वेश्चन आता है, रिलेशन का एक क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन टीयू एंड एमयू विद द स्केड्यूल एंड डायग्राम। यही इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अगर ये आता है तो आपको स्केड्यूल बनाना है, फिर स्केड्यूल बनाना मैंने आपको सिखा दिया। स्केड्यूल बना के आप डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम को देख के रिलेशन लिखना है। मतलब इसे ईजी कुछ नहीं हो सकता है। स्केड्यूल बनाना आप सीख गए, स्केड्यूल से डायग्राम हम उसको देख देख के डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम को देख के हमें रिलेशन लिखना है, वो हमें सीखना है। तो देखो इसका रिलेशन कैसे लिखना है, बोर्ड पे देखिए। डायग्राम को देख के मेरे को रिलेशन लिखना है। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला काम क्या करना है, जहाँ एमयू 0 है, टीयू मैक्सिमम है, उसको हाईलाइट कर लो। ये वाली चीज को हाईलाइट कर लो। अब इसको हाईलाइट करने के बाद में आप देखो, यहाँ टीयू के भी 3 पार्ट हो गए, एमयू के भी। जैसे एमयू के 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये पॉजिटिव, जब तक ये क्या हो रहा है, अबव द एक्स एक्सिस है, ये डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है। फिर यहाँ 0 है और यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब एमयू के आप 3 पार्ट कर सकते हैं। एमयू के आप क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 0 है, और फिर क्या हो गया, नेगेटिव। 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या आप एमयू को, यस और नो? एमयू के 3 पार्ट हो गए। देखो एमयू शुरू से लेके डिक्रीज तो हो रहा है, बट उसको 3 पार्ट कर सकते हैं कि पहले डिक्रीज हो रहा है पर पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर तक, यहां से लेके और यहां तक। उसके बाद हम कहेंगे कि एमयू एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब 0 है, और एक्स एक्सिस से नीचे चला गया तो इसका मतलब एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ऐसे टीयू के भी 3 पार्ट हो गए। टीयू पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। ये इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट हो रहा है। अब डिक्रीजिंग रेट क्या होता है, आपको पता है कि इसका डिफरेंस कम होता जा रहा है। और उसके बाद में फिर क्या हो गया, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, फिर वो डिक्लाइन हो रहा है। वैसे एमयू के भी 3 पार्ट हो गए, टीयू के भी 3 पार्ट हो गए। ये हमारे को डायग्राम में दिख रहा है क्या, यस और नो? दिख रहा है? Yes, sir. अब इसी को हम रिलेशन में लिखेंगे। तो देखो टीयू एमयू में क्या रिलेशन होगा, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू को देख लो। टीयू और एमयू का रिलेशन हम करेंगे। फर्स्ट रिलेशन क्या होगा हमारा, ये एमयू से स्टार्ट करो। एमयू क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है बट स्टिल पॉजिटिव। देन टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट ए डिमिनिशिंग रेट। बताओ फर्स्ट वाला सेंटेंस समझ में आ रहा है? देखो इधर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस। ये इंक्रीज हो रहा है बट ये डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। डिमिनिशिंग रेट मतलब आप टेबल में देखो, टेबल में आप देखोगे तो आपको टेबल में पता लगेगा। इधर देखो टेबल में डिमिनिशिंग रेट का क्या मतलब है। यहाँ देखिए, पहले टीयू कितने से इंक्रीज हुआ, 10 से, फिर 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से। तो इसका मतलब इसका जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे एमओसी में क्या हो रहा था, एमओसी में जो चेंज आया था वो क्या हो रहा था, बढ़ता हुआ जा रहा था। तो हमने क्या बोला था कि एमओसी क्या होती है, डिक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। मतलब बढ़ तो रहा है ये, बट उसका डिफरेंस कम होता जा रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। ये समझ में आ गया कि एमयू क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। ये लाइन समझ में आती है क्या? और एमयू क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो एमयू डिक्लाइन हो रहा है और पॉजिटिव है, तब टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट, मतलब यहाँ तक, ये पूरा। सेकंड रिलेशन अब आप खुद ही बोलेंगे, बताओ सेकंड रिलेशन क्या होगा। डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, सेकंड रिलेशन क्या हो रहा है, ये वाला। सेकंड रिलेशन हमारा ये वाला हो रहा है कि एमयू क्या है, 0। एमयू क्या है, इक्वल्स टू 0। तब टीयू क्या है, टीयू एट मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। देखो यहाँ मैक्सिमम है और इससे पहले भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो ये कांस्टेंट भी हो गया और मैक्सिमम भी हो गया। टीयू क्या है, मैक्सिमम है और कांस्टेंट है। आ रहा है क्या समझ में? जब एमयू 0 होगा तो टीयू मैक्सिमम होगा। देखो ये 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, उससे पहले भी 30 है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट भी रहेगा। यस और नो? जो डायग्राम में देख रहे हो वही लिख रहे हो आप, बोलो बच्चे। के बाद में थर्ड रिलेशन क्या होगा, देखो थर्ड रिलेशन क्या हो रहा है, एमयू क्या होगा,
अब एम यू डिक्रीज होगा बट नेगेटिव, मतलब अब हम इसकी यहाँ की बात करें, ये वाला एम यू, तो बताओ यहाँ टी यू क्या हो रहा है, आप खुद ही बताओ। जब एम यू डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा और नेगेटिव होगा तो टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग, यस और नो? ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, बोलो। Yes, sir. देखो टेबल में भी हम वही 3 पार्ट कर सकते हैं, टेबल में भी वही 3 पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, ये पार्ट हो गया, फिर ये एक पार्ट हो गया और फिर ये एक पार्ट हो गया, वही हमने डायग्राम में किया है, वही रिलेशन में किया हमने। जो टेबल ही समझ में आ गई तो वही डायग्राम है, वो डायग्राम है, वही रिलेशन है। बताओ तीनों रिलेशन समझ में आ गए क्या? तो डायग्राम में देख देख के लिख रहे हैं हम। अब देखो इधर भी नोट्स पे देखो आप, सब कुछ नोट्स में भी लिखा हुआ है। यह देखो ये टेबल बनी हुई है, जो बनाना सिखा दिया मैंने आपको। ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम हमने बनाया है। अब इसका रिलेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ जो रिलेशन है ना वो ये रहा। देखो, एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव टी यू इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, फर्स्ट वाला लिखा है। फिर व्हेन एम यू इज टू जीरो टी यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, और फिर एम यू इज नेगेटिव टी यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो वो 3 रिलेशन जो मैंने समझाया आपको, तो आपको बस कुछ नहीं करना, इस डायग्राम को देख के बता दो कि जब तक एम यू डिक्रीज हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ इसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ से लाके यहाँ तक एम यू डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव, मतलब अब एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो यहाँ तक ये टी यू इंक्रीज हो रहा है, जो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। ये यहाँ 0 है एम यू और ये मैक्सिमम है, और यहाँ ये नेगेटिव हो रहा है और ये डिक्लाइन हो रहा है। बस ये तो बताना है, एम यू के 3 पार्ट, टी यू के 3 पार्ट हो गए, उनको मैच करना है। एम यू जब डिक्रीज होगा तब तक ये इंक्रीज रेट है, डिक्रीजिंग रेट, जब ये 0 होगा ये मैक्सिमम होगा, ये नेगेटिव चला जाएगा तो ये स्टार्ट डिक्लाइनिंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो क्या रहेगा, होमवर्क ये रहेगा कि आपको ऐसे टेबल बनानी है। अब आपको खुद को अपनी टेबल बनानी है, जैसे टेबल यहाँ बनी हुई है ना, इसमें आपको अपनी खुद की टेबल बनानी है। तो टेबल बनाना मैंने सिखा दिया, एम यू बनाओगे पहले, फिर एम यू से टी यू निकाल लोगे। तो इससे टेबल बनाना तो आ गया क्या, सबसे पहले एम यू बनाओगे आप। तो एम यू कैसे बनाओगे, आप कोई भी यूनिट ले लो, 1 यूनिट पे आप अज्यूम कर लो, जैसे 50 कर लिया, फिर क्या कर लो सेकंड पे क्या कर लिया 40 कर लिया, फिर क्या कर लिया 30, फिर इस तरीके से कुछ भी ले लो। मतलब आपको ये दिखाना है कि पहले आपका जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, फिर एक लेवल पे 0 दिखाना है, फिर नेगेटिव दिखाना है। अब वो डेटा आप कुछ भी ले लो, ठीक है, वो दिखा के टेबल उसका डायग्राम बना, तो डायग्राम बना के उसमें जो दिख रहा है वो रिलेशन लिख लो। तो ये आपको अपनी खुद की टेबल, खुद का डायग्राम और खुद का रिलेशन तक हमने जो कवर कर लिया, दैट इज ये सारा हो गया रिलेशनशिप, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सब कुछ हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ द टी यू एंड एम यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्या होगा, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक विल बी इंक्रीज डेफिनेटली, बिकॉज हमने क्या किया, पहले उसका मीनिंग पढ़ा व्हाट इज टी यू, फिर हमने पढ़ा उनके फॉर्मूले, फिर एम यू का मीनिंग, फिर फॉर्मूले, फिर स्केड्यूल, फिर डायग्राम, फिर उसके बाद में रिलेशन। नाउ इसी एड ऑन में हम क्या करें, उसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट। और बहुत ईजी न्यूमेरिकल होता है, ऑन टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जस्ट रिकॉल द फॉर्मूले जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो बताइए जो हमारे इसमें फॉर्मूले काम आएंगे, वो क्या फॉर्मूले काम आएंगे। तो द कंप्लीट फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला अगर हम फॉर्मूला ले, ये 4 पे है तो ये शायद ज़्यादा थोड़ा सा और अच्छा विजिबल रहेगा। नाउ टी यू टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू, सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, टी यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड un। क्या मतलब है, क्या मतलब है, यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट, यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट, यूटिलिटी। ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे डेफिनेशन में पढ़ते हैं व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ यूटिलिटी। तो ये हम सम ऑफ यूटिलिटी तो कर रहे हैं कि यूटिलिटी ऑफ 1 कमोडिटी, यूटिलिटी ऑफ 2 यूटिलिटी, एंड जितनी भी UN मतलब जितनी भी आप यूनिट कंज्यूम करेंगे उन सब की जो यूटिलिटी मिलती है उनका टोटल कर लो। एक तो फॉर्मूला ये हो गया बाय डेफिनेशन। सेकंड फॉर्मूला हमने इसमें क्या पढ़ा था बच्चे, समेशन ऑफ MU, यस और नो। तो TU के समेशन ऑफ MU मतलब जो भी आप MU हमने बनाना सीख लिया, MU हम टेबल बना लेते हैं। अब MU को आपको CF करना है, समेशन ऑफ MU मतलब CF ऑफ MU। अब उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट सेकंड जो है वो क्या है, MU के फॉर्मूला क्या है, MU का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, TU n माइनस 1, ठीक है, यस और नो। और इस फॉर्मूले का शॉर्ट में क्या मतलब होता है बेटा,
शॉर्ट में इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? चेंज इन टी यू। भाई इस फॉर्मूले से अगर आपको क्या निकालना है, टी यू निकालना है, सॉरी इससे आपको एम यू निकालना है, तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? टी यू एन माइनस न्यू माइनस इनिशियल, न्यू माइनस इनिशियल मतलब चेंज। आपको एम यू निकालना है तो टी यू को का चेंज निकाल लो, बस ये फॉर्मूले का मतलब यही है ना, जो हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर रखा है। डिटेल में आपको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिया था हमने? डेल्टा टी यू अपॉन डेल एन, एन मतलब ये हम यूनिट ले रहे हैं, तो ये हमारे कंप्लीट फॉर्मूले हो गए जो हमारे को न्यूमेरिकल में काम आएंगे। बस ये फॉर्मूले आपको है पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब इसका मतलब ये है कि चेंज इन टी यू मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी और चेंज ऑफ एन मतलब यूनिट, तो इसका मतलब यूनिट के चेंज को निकालो, टोटल यूटिलिटी के चेंज को निकाल के डिवाइड कर लो, बात वही है अल्टीमेटली, क्योंकि यूनिट का जो चेंज रहेगा वो सेम ही रहता है। बट ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल कब होता है? जब यूनिट का चेंज क्या हो, सेम नहीं रहो। देखो यूनिट का चेंज जैसे 1 का डिफरेंस लिया है तब तो ये फॉर्मूला सही काम करेगा, बट अगर यूनिट में आपने जंप कर दिया, जैसे एक बार आपने 1 का डिफरेंस ले लिया, फिर आगे लेके मान लो 2 का ले लिया, फिर आगे लेके 3 का, तो फिर यहां से नहीं निकल पाएगा, इस फॉर्मूले से नहीं निकल पाएगा, फिर इस फॉर्मूले से निकल पाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस अलग से भी है, हालांकि मतलब दोनों फॉर्मूले का सेम ही है, बिकॉज ये भी चेंज की बात करता है, ये भी चेंज की बात करता है, बट यूज इनका अलग अलग है। क्योंकि जब यूनिट का डिफरेंस बिल्कुल सेम रहेगा, 1 का डिफरेंस रहेगा, तब तो ये सही है। बट अगर यूनिट में डिफरेंस मान लो 1 से ज्यादा रहा और बीच में चेंज हो गया, देन फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? यू के चेंज को कैसे निकालेंगे? वही न्यू माइनस इनिशियल चेंज निकाल के, यूनिट का भी वही न्यू माइनस इनिशियल करके दोनों के चेंज को डिवाइड कर देंगे। अभी हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले सबसे पहले हमारे को समझ में भी आने चाहिए और याद भी होने चाहिए। और ये हम पहले वाली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया, मतलब इससे पहले जब हमने टॉपिक डिस्कस किया कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, तो उस टाइम में मैंने आपको इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझाया था विद द टेबल। यस और नो? फॉर्मूले अच्छे से समझा दिए थे आपको, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। Yes, sir. तो अभी आपको मैंने बस यहाँ एक साथ लिख दिए, बाकी इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी वी हैव डन। जब हमने मीनिंग डेफिनेशन पढ़ी तो उस टाइम में हमने इसको कर लिया था। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है हमारे को। इससे पहला जो न्यूमेरिकल आ गया दैट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल आ गया कि पर्सनल टोटल यूटिलिटी शेड्यूल इज गिवन बिलो। और इनमें से न्यूमेरिकल में ऑलरेडी करवा चुका, मतलब आपको ये देखिए कि जो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे? जब मैंने आपको टेबल समझाया इससे पहले टॉपिक में, तो टेबल मैंने आपको क्या बताया, एमयू को तो बनाना सिखाया कि हाउ टू प्रिपेयर द एमयू, ये मैंने बनाना सिखाया आपको। एमयू बन गया तो उससे फिर मैंने क्या कहा था कि जब आपको एमयू गिवन हो तो टीयू कैसे निकालेंगे। तो एक तो न्यूमेरिकल यही है, देखो डिराइव द इज मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। तो आपको टोटल दे रखा है, आपको टीयू एमयू निकालना है, एमयू दे रखा है, टोटल निकालना है। तो ये तो हम जब टेबल बनाना सीखा तभी हमने फॉर्मूले समझने के लिए कर लिया था, कि जब मैंने कहा था कि पहले एमयू हमने बनाना सीख लिया, फिर एमयू से हमने टीयू निकालना सीख लिया, फिर हमने एमयू को हटा दिया था और फिर टीयू से एमयू निकाल लिया था। तो ये चीजें भी मैं आपको, ये दोनों फर्स्ट न्यूमेरिकल तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब जो है थर्ड और फोर्थ ये अलग है। देखो इसमें यूनिट का डिफरेंस अलग है, ये और ये मिसिंग वाला, बस ये दोनों न्यूमेरिकल थोड़े यूनिक है। बाकी ये दोनों न्यूमेरिकल तो बिल्कुल बहुत इजी से न्यूमेरिकल है। तो देखिए सबसे पहला वाला न्यूमेरिकल ले तो आपको क्या दे रखा है, यूनिट दे रखी है, यस और नो। अब उसमें आपको टोटल यूटिलिटी, अब यहाँ मार्जिन यूटिलिटी निकालना है। तो मैं तो यही सोल्व कर देता हूँ इसको ताकि विजिबल भी सही रहेगा, तो यही सोल्व कर लेते हैं इसको, अलग से अपन को यूज़ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, आप तो प्रॉपर सोल्व कर लेना। यहाँ मैं एक कॉलम और बना लूँगा, क्या किसका कॉलम बनाऊंगा, एमयू का, यस और नो। हाँ यहाँ मैं बना लेता हूँ एक और, यहीं से यहाँ ले लेता हूँ एमयू। अब देखो एमयू में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, एमयू निकालूंगा तो एमयू क्या होता है, अभी हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एमयू का फॉर्मूला क्या होता है। एमयू निकालने का मतलब चेंज ऑफ टीयू, तो टीयू एन माइनस 1 वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो सपोज मैं इसको एन एज्यूम करता हूँ, ये एन, इसको एन ले लेता हूँ, तो एन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टीयू एन माइनस 1। तो मैंने ये 1 लिया, ये 1 लिया, तो यहाँ 1 लिख दूंगा, टीयू 1 माइनस टीयू 1 माइनस 1। तो टीयू 1 कितना है 10,
TU 1 माइनस 1 मतलब TU 0, तो 0 आ जाएगा। तो मैं 10 माइनस 0 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही अब मैं आगे चलूंगा, अब मैं इसको n एज्यूम करूंगा, तो हमारा n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 2। इसको उठा दो। अब n हम 2 ले लेंगे, n की वैल्यू हमने 2 मान ली। तो अब यहाँ क्या रखेंगे, TU TU1 तो 16 हो जाएगा। TUN2 माइनस TU2 माइनस 1, ये इक्वेशन बनेगा, यस और नो। n की वैल्यू 2 मानने से इक्वेशन ये बनेगा। पहले हमने n इक्वल्स टू क्या माना था, 1। अब हम क्या मान रहे हैं, n इक्वल्स टू 2 पे निकालना है ना, क्योंकि इसका तो निकलेगा। अब 2 पे आपको क्या निकालना है, टोटलिटी निकालना है। तो अब n की वैल्यू 2 मानेंगे, फिर जब 3 पे जाएंगे तो n की वैल्यू क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। 4 पे तो इस तरीके से करेंगे। पहले आपको 1 पे निकाला तो n की वैल्यू आपने 1 मानी थी। तो n की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है किस यूनिट पे आप निकाल रहे हो। जिस यूनिट के लिए निकाल रहे हो वही n की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम सेकंड यूनिट के लिए क्या निकाल रहे हैं, MU निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये 2 रखा, तो अब इक्वेशन क्या बन रहा है, TU ऑफ 2। क्या मतलब है इसका, TU ऑफ 2 का मतलब क्या है, मतलब है कि यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड। इसका मतलब यही तो हुआ, 3 यूनिट, वो कितनी है, 18। और ये क्या हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो 1 और TU ऑफ 1 यूनिट कितना है, 10। तो कितना आ गया, 18 है, oh 8 sorry 8 8 आ गया, 3 माइनस 18। अब तो ये फॉर्मूला तो एक फॉर्मेलिटी है, अब तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट मारो ना इसका, फॉर्मूला तो समझने की बात अलग है। बाकी आप देखो, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं। देखो कैसे निकला, आप इसी पैटर्न को देख लो आप। 18 ये कैसे निकला, 10 माइनस 0, इससे पहले वाला मान लो यहाँ 0 था, तो 10 माइनस 0 10 आ गया, 18 माइनस 10 क्या आ गया, 8 आ गया, 23 माइनस 5 आ गया। तो अब हमारे को समझ में आ गया कि फॉर्मूले का शॉर्टकट क्या है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। TUN माइनस 1 का फॉर्मूले का मतलब क्या है, शॉर्ट में, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। यस और नो। तो बस अब तो डायरेक्ट ही सोल्व करो। तो डायरेक्ट बताओ अब क्या आ गया, 27 माइनस 23 करेंगे, यस और नो। तो ये कितना आ रहा है, 4। और फिर क्या करेंगे, 30 माइनस, आई होप ये हो गया क्या, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। मतलब आप ये देखो, फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो कितना इजी था, बस आपको कुछ भी नहीं करना था। वो तो फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया। बाकी इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते आप, कि आप क्या करते हैं, बस चेंज निकालना था। तो 10 माइनस 0 ये करके एक सेकंड में सॉल्व कर लो आप इसको, एक मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। यस और नो। तो शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट यही है कि बस आपको कुछ भी नहीं करना, यहां से 0 से माइनस करके लिख दो, यहां इससे माइनस करके लिख दो। इसका मतलब चेंज का मतलब ये होता है न्यू माइनस इनिशियल करके चेंज निकाल के निकाल दो। इज इट क्लियर। अब आ गया सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, MU दे रखा है। अब TU निकालना है, तो अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ एक देखिए, यहाँ अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ अब आपको TU उल्टा करना है उसका। अब आपको MU दे रखा है, DU निकालना है। पहले क्या था, TU दे रखा था, MU निकालना था। तो अब आपको MU से TU निकालना है। तो ये भी मैं पहले आपको जब आपको पढ़ाया, जब आपको TU MU, तो उस टाइम में मैंने टेबल बनाना, फॉर्मूला बहुत डिटेल में समझाया था। ये सब मैंने पहले ही करके समझा दिया था। बताओ, अब तो मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब MU से TU कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ, 9। शुरू में तो 9 ही रहेगा, फिर 9 और तो 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15। फिर 15 प्लस 4 19 प्लस 2 21 प्लस 0 21 माइनस 2 ये लो, बात कितना इजी है। यस और नो। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए अच्छे से। यस और नो। चलो अब थर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए अब थर्ड, कैलकुलेट मार्जिन ट्रीटी फ्रॉम द फॉलोइंग assuming that TU is 0 at 0 level of consumption। ठीक है, तो ये यहां तो देखो लिख दिया कि TU
एट जीरो लेवल, बाकी वैसे अंडरस्टूड होता है। बाकी दो न्यूमेरिकल में ये हमने अज्यूम कर लिया था कि भाई टी यू 0 यूनिट पे 0 होगा, यहाँ इस लाइन में लिख दिया। समझ रहे हो आप? यस और नो? ये तो अंडरस्टूड चीज है हाँ सर। भाई, टी यू 0 यूनिट पे 0 ही होगा। बाकी दो में हमने खुद अज्यूम कर लिया और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हमें उनको मार्जिन यूटिलिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला जो सॉरी फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में डिफरेंस क्या है फिर भाई? फर्स्ट वाला और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी यही है, क्या डिफरेंस? यहाँ डिफरेंस क्या था? यहाँ पे 1 का था, और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 3 का है। अब अगर मैं यहाँ सपोज वही वाला फॉर्मूला लगाऊं जो ऊपर वाले में लगाया था, तो क्या आंसर सही आएगा क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ, अब यहाँ ले लेते हैं मार्जिन यूटिलिटी। तो सबसे पहले तो ये आ ही जाएगा कि यहाँ तो क्या आएगा, 21 ही आएगा फर्स्ट पे। तो ठीक है, चेंज 0 से करेंगे। अब अगर हम लिखेंगे यहाँ तो क्या होगा, टी यू एन माइनस 1, तो आ जाएगा टी यू ऑफ 3 यूनिट माइनस टी यू ऑफ 3 माइनस 1। इससे नहीं आएगा बेटा ये, तो इससे ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा। इधर देखिए, क्योंकि अब यहाँ टी यू ऑफ 3 तो आप क्या लिख दोगे, 21 माइनस, अब 2 यूनिट तो हमारे पास कहीं है ही नहीं, है क्या? 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 यूनिट आएगा। 2 यूनिट का टोटलिटी कहां से लाए हम भाई? होगा तो 3 का है, 6 का है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। तो जब भी यूनिट का 1 का डिफरेंस होगा तब भी क्या लगेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। अब फॉर्मूला कौन सा होगा? mu इक्वल्स टू चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन एन। सपोज मेरे को निकालना है टी यू, डेल्टा टी यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, टी यू 1 माइनस टी यू, न्यू माइनस इनिशियल। और डेल्टा एन कैसे निकालूंगा? डेल्टा एन इक्वल्स टू, मतलब ये यूनिट के लिए तो एन 1 माइनस एन, ये मतलब इसको हमने एन डिनोट कर दिया। तो यूनिट का चेंज न्यू माइनस इनिशियल। तो यहां में इससे ये न्यू है सपोज मेरा ये यूनिट, इस पे मेरे को ये निकालना है, तो ये मेरे लिए एन हो गया, तो न्यू हो गया, तो न्यू माइनस इनिशियल न्यू कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 0, तो 3 माइनस 0 तो 3 आ जाएगा, यूनिट का चेंज 3 आ गया, यहाँ तो 3 लिख देंगे। टोटल यूटिलिटी का ये 21 माइनस 0 ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा 21 माइनस ये 21, तो कितना आ गया फर्स्ट में, कितना आ गया? हेलो, फर्स्ट में 7 आ गया। ये चेंज इससे निकाला था 3 माइनस 0, यहाँ 0 माना था, 21 माइनस 0, तो यहाँ भी क्या करेंगे 36 माइनस 21, डेल टी यू निकालेंगे तो टोटल यूटिलिटी का चेंज कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस इनिशियल, तो 36, पहले भी तो आपने क्या किया था 21 माइनस 0 किया था, तो अब क्या करेंगे 36, मतलब वही है जो पहले पढ़ा अपन ने, वो चेंज वैसे निकलेगा न्यू माइनस इनिशियल। 36 माइनस 21 कितना आ गया, बोलो? 36 माइनस 21 कितना आ गया 15। यस सर। और यहाँ 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3, तो आ गया 5। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 36 9, और वो 3 का डिफरेंस 9 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 9 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 3। देखो 12 पे तो अगेन 3 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का है 3 का, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे भी माइनस 3 का ही है, माइनस में चला गया ना, तो माइनस कितना आ जाएगा -1 -3, और इधर इधर 3, तो माइनस 1 आ जाएगा, 2 -1 क्लियर? अब इसका जो सबसे टफ क्वेश्चन है वो ये वाला है, हालांकि वैसे इसको ज्यादा टफ बच्चों को लगता है, मिसिंग वाला पैटर्न आ गया, और मिसिंग वाला इसको निकालेंगे तो इसमें दोनों फॉर्मूले एक साथ लगाएंगे। अब ये अभी अपना अलग अलग किया, अब एक साथ फॉर्मूले लगाएंगे इसमें। तो देखो सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट आपने यहाँ टी यू दे रखा है,
तो आपको पता है कि फर्स्ट यूनिट पे जो भी दे रखा होता है वही एमयू होगा, तो ये तो 9 का 9 आ जाएगा, यस और नो। Yes. अब आते हैं नेक्स्ट। अब आप ही बताओ यहां आपको क्या निकालना है, TU। Total utility. और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एमयू। बताओ क्या आएगा, Yes. इन दोनों को टोटल कर दो, तो 9 और 7 Yes. कितना हो गया, 16, यस और नो। Yes, sir. अब आपको ये निकालना है TU। TU निकालना है तो TU का फॉर्मूला, तो TU का मतलब अगेन वही CF होता है, Add है. तो ऐड ही करते जाओ। तो 16 + 6 कितना हो गया, या तो आप 16 + 6 कर दो या तीनों को ऐड करके लिख दो, बात एक ही है। तो कितना हो गया, 4 और 2 22, 22. यस और नो Yes, sir. ना। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, MU। तो MU क्या होता है, चेंज। Mark. Yes. चेंज, तो चेंज कैसे निकालते हैं, फोर्थ यूनिट पे चेंज निकाल दो, ये और ये न्यू ये इनिशियल हो जाएगा। तो 27 - 22 कितना आ गया, 20, 25. 27 - 22 कितना आ गया, 3 और 2 5। Sorry, 25. हाँ. अब उसके बाद में फिर ये CF होता है, तो या तो 27 × 2 कर दो या इन सबको ऐड करके लिख दो, बात एक ही है, यस और नो। 27 2 कितना हो गया, 29। 29. अब क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज। तो ये 27 - 29 कितना होगा, माइनस में जाएगा, माइनस Yes, sir. कितना, 2, -2 हो जाएगा बेटा। Yes, yes, sir. बताओ क्लियर है क्या, बताओ क्लियर है क्या बेटा, न्यूमेरिकल। Yes, sir. इनके ऊपर कुछ भी आपको, जैसे मैंने यहाँ किया, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा इनको ब्लैंक रखो, आप नोटबुक में करो इनको सोल्व, ताकि जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन दोबारा, हर बार जब भी रिवीजन करोगे इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। गेटिंग माय पॉइंट, आपको तो बार बार ही प्रैक्टिस करनी है। देखो एक्चुअली क्या है, नए क्वेश्चंस तो आपको आपकी बुक में खूब मिल जाएंगे, बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि मत करो, न्यू क्वेश्चन सॉल्व मत करो। आप यही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, इन्हीं को आप बार बार करो, और जब दोबारा करोगे आपसे सोल्व नहीं होगा तो इनका आंसर आपके पास ऑलरेडी होगा, आप चेक कर लोगे कहां गलती करी। और बुक के भी अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं तो सोल्ड वाले करो, उनको बिना देखे सॉल्व करो और फिर खुद ही चेक कर लो, चाहे कि आपका टाइम खराब ना हो। अदरवाइज क्या होता है, हम अनसोल्व न्यूमेरिकल ले लेंगे और वो हमारा पूरा दिन खराब कर देगा। अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में क्या करना है, या एमयू निकालना है, या एमयू निकालना है तो आपको तुरंत क्या करना है, इसका चेंज निकाल दो। इसके अंदर आपको टीयू निकालना है तो इसका सीएफ कर दो। इसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों का चेंज निकाल के डिवाइड कर दो। इसके अंदर दोनों का फॉर्मूला एक साथ लगा दो, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी ज्यादा है, यस और नो। Yes. एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कब करने की जरूरत है, जब हम सारे पैटर्न कवर नहीं करें। हम तो डे 1 से सारे पैटर्न कवर करके चलेंगे कि मैक्सिमम पैटर्न के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, मैंने सारे ले लिए, इससे ज़्यादा कभी इस पे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप सोचो, एक ये पैटर्न बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, तो 4 मैक्सिमम 4 पैटर्न है, 4 के 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। तो अब आपको अनसोल्ड या अलग न्यूमेरिकल करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, इन्हीं न्यूमेरिकल को आप बार बार प्रैक्टिस करिए बिना देखे, फिर खुद आंसर आपके पास है ही, खुद चेक कर लीजिए। जब भी रिवाइज करें, टॉपिक को रिवाइज करके इसको बिना देखे सॉल्व करिए, फिर अपने आंसर खुद चेक कर लीजिए, उससे आपका टाइम भी सेव होगा और फटाफट आपको फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, उनका एप्लीकेशन भी रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ आपका बड़ा सिस्टमेटिक। अदरवाइज टाइम खराब होता है, हर बार आप क्या करोगे, नए नए न्यूमेरिकल ट्राई करोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में बस एक ही प्रॉब्लम, एक होगा कि वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू चेंज होने से हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पैटर्न तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, उसका एप्लीकेशन सेम रहेगा, तो वैल्यू चेंज होने से हमारे को क्या और वैल्यू आप सोचो एग्जाम में सेम आ जाए तो चाहे कितनी न्यूमेरिकल कर लो पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब, वैल्यू चेंज होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रोसीजर समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो। टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज कंप्लीटेड। देखो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में हमने जो है वो क्या क्या कर लिया, इधर देखिए। अब ये पूरा टॉपिक हमने क्लोज कर लिया बच्चे, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें टोटल यूटिलिटी का मीनिंग, फॉर्मूला, मार्जिन यूटिलिटी उसका फॉर्मूला, देन उसके बाद में टेबल बनाना सीख लिया, डायग्राम उसका रिलेशनशिप, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है और ये रिलेशन है, दो अलग अलग चीज़ें होती है, रिलेशन और ये एक्सप्लेनेशन अलग अलग दे रखा है अपना। और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पार्ट, ये पूरा एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट क्लोज हो गया टॉपिक, ठीक है। Yes. अब आगे चलते हैं।
आज एक टॉपिक करेंगे मेजरमेंट, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट करवा देता हूँ। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी वाला ये पूरा टॉपिक करेंगे हम। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं टॉपिक क्या हमारा आज, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यस और नो, यही है। Yes, sir. अब मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है बच्चे फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। वन इज cardinal approach and second is ordinal approach। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ मेजरमेंट। नाउ अब कार्डिनल मेजरमेंट जो है विच इज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट मार्शल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, इकोनॉमिस्ट मार्शल। और उन्होंने कहा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे हमने अभी पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, ये सब पढ़ा कि सपोज आपने एक चपाती कंज्यूम की, आइसक्रीम कंज्यूम की, हमने कहा कि फर्स्ट आइसक्रीम से आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10, ये अज्यूम ही तो कर रहे हैं हम, यस और नो। Yes, sir. तो इसका मतलब उसको हम नंबर दे रहे हैं। तो जब यूटिलिटी को हम नंबर्स में पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मार्शल ने। इसी को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, अब इसको क्रिटिसाइज किसने किया, एक नए इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी जो है वो इकोनॉमिक्स कौन थे, जे.आर. हिक्स। उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। वाई, बिकॉज यूटिलिटी इज ए वेरी सब्जेक्टिव, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। सपोज आपने 1 आइसक्रीम कंज्यूम की, आपने 1 चपाती कंज्यूम की और मैं कह रहा हूं कि आपको सेटिस्फेक्शन 10 मिला, तो ये तो एक अजम्पशन बेस्ड हुआ, एग्जैक्ट मेजरमेंट थोड़ी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन को, वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से उसको नंबर्स में मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उन्होंने कहा कि उसको नंबर ना देने की बजाय अगर हम उसको रैंक दे दें, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, तो इसका मतलब कार्डिनल अप्रोच जो जे.आर. हिक्स है वो कहते हैं कि यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कैन बी मेजर्ड इन द रैंक्स। जैसे मान लो आप एप्पल और ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कहोगे कि एप्पल को फर्स्ट रैंक दे दो, ऑरेंज के सेटिस्फेक्शन को आप सेकंड रैंक दे सकते हो। तो ऐसा रैंक दे सकते हो, और ये बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, और जबकि कहते हैं कि एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों का अपना अपना ओपिनियन है। नाउ अब इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम हो गया यूटिलिटी एनालिसिस। और इसीलिए आपकी बुक में बेटा जो 2 चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, देयर आर 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4 एंड 5, जो टीआरसी ने लिखी वाली बुक में 2 चैप्टर दे रखे हैं ना, 4 और 5। तो 4th वाले चैप्टर को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और आगे लिख रखा है यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब वो पूरा हम कार्डिनल वाला पढ़ रहे हैं। और फिर जो 5th वाला चैप्टर दे रखा है, सॉरी 4th वाला, वो 3rd हो गया। 4th वाला जो चैप्टर है उसमें लिख रखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस एनालिसिस। अदर नेम क्या होता है? हाँ, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस एनालिसिस। इंडिफरेंस एनालिसिस। तो इसीलिए आपकी बुक में क्या कर दिया, 2 चैप्टर्स दे दिए, जबकि हम इसको एक ही साथ पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है। हमने क्या किया, हम इसको 3 चैप्टर ना पढ़ के हम पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, कि पहले यूटिलिटी और उससे कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में हम कार्डिनल अप्रोच में सिंगल कमोडिटी, 2 कमोडिटी वो पूरा पढ़ेंगे, फिर ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस और बजट लाइन। तो इसीलिए फिर इसमें आगे क्या आ गया, ये जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हो गए। देखो ये जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें जो मेन टॉपिक्स हमारे हैं वो क्या क्या आएंगे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डीएमयू, जो अपना अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग
मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड जो हम इसमें पढ़ेंगे सिंगल कमोडिटी मॉडल, सिंगल कमोडिटी मॉडल। और थर्ड जो इसमें पढ़ेंगे टू कमोडिटी मॉडल। मतलब जब कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन कहाँ मैक्सिमम होगा, जब कंज्यूमर टू कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उस सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें मेनली ये टॉपिक कवर होते हैं, ये पूरे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। इसमें क्या टॉपिक कवर होंगे, इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा इंडिफरेंस का, कर्व, और सेकंड होगा बजट लाइन। और फिर इन दोनों को मिला के हम क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, बजट लाइन को और इंडिफरेंस का को कंबाइन करके हम क्या पढ़ लेंगे, कंज्यूमर इक्वी। सर वो जो फिफ्थ चैप्टर है, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, आपके टीआरजी विकी रिकॉर्डिंग फोर्थ चैप्टर है इंडिफरेंस एनालिसिस वाला, और ये थर्ड चैप्टर है। भाई फर्स्ट चैप्टर अपने नोट्स में फर्स्ट चैप्टर एक चैप्टर है और उसके आपकी बुक में दो चैप्टर दे रखे हैं। हमारे नोट्स में सेकंड चैप्टर एक ही चैप्टर है और आपकी बुक में दो चैप्टर दे रखे हैं, बस ये डिफरेंस है, वो भी टीआरजी विक्योरी में। तो अब देखिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं और एक साथ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिख रहा है एक साथ बोर्ड पे, यस और नो? यस सर। अब देखो बच्चे इसमें हम क्या करते हैं, अब देखना कितना इजी बनाएंगे इसको। ये हमने यहाँ ले लिया, अब बोर्ड पे देखिए आप, देखिए अब आपको क्या करना है, यहां हमारे को इसके बेसिस ले लेते हैं। अब देखिए इसमें हमें डिफरेंस करने, तो हम 5 डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हम कर लेंगे यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। फर्स्ट डिफरेंस हम मीनिंग पे कर लेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, कार्डिनल यूटिलिटी मतलब कार्डिनल यूटिलिटी इट मींस according to the Marshall, utility can be measured in terms of numbers like 1, 2, 3 and so on. What is ordinal utility? According to J.R. Hicks, this utility can't be measured in numbers, it can be ranked. ये डेफिनेशन हो जाएगी। फिर सेकंड जो बेसिस आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा इकोनॉमिस्ट। On the basis of economist. So this concept was given by Marshall, this concept given by the J.R. Hicks. Now सेकेंड बेसिस हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड बेसिस मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या आ जाएगा कि इसका मेजरमेंट 1, 2, 3 और उसका रैंक में। फिर आ जाएगा अदर नेम, अदर, इसका अदर नेम क्या होगा बेटा, यूटिलिटी एनालिसिस। इसका क्या होगा, मतलब कार्डिनल अप्रोच बोलिए या यूटिलिटी एनालिसिस, बोथ आर द सेम। ऑर्डिनल अप्रोच बोलिए या इंडिफरेंस, बोथ आर द सेम। क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा अभी आपके, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल, इंडिफरेंस, इनको सबको अलग अलग समझ लेते हैं, जबकि कार्डिनल और यूटिलिटी एनालिसिस बोथ आर द सेम, ऑर्डिनल और इंडिफरेंस एनालिसिस बोथ आर द सेम। ठीक है, फिर आगे कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ, या टॉपिक कुछ भी ले सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कंपोनेंट। तो बताओ 5 बेसिस ऑफ डिफरेंस हो गए क्या बच्चे, 1 ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, इकोनॉमिस्ट, मेजरमेंट, अदर नेम और कंपोनेंट। ऐसे आप 5 डिफरेंस कर सकते हैं, यस और नो? यहाँ आप क्या लिख देंगे, इधर आप क्या लिख देंगे, इधर आप यहाँ लिख देंगे बेसिस, और यहाँ कार्डिनल, ऑर्डिनल, और ये पूरे 5 के 5 डिफरेंस आपके हो जाएंगे, यस और नो? बोलिए बच्चे। अब एक बार अपन यहाँ इसको डिटेल थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर डाउट सेशन रख लेंगे। तो पहले एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर आपके जो डाउट्स होंगे 1 बाय 1 ले लेंगे। तो थ्योरी में देखिए, सबसे पहले टॉपिक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, तो 2 मेजरमेंट, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब नाउ कार्डिनल की डेफिनेशन पे आ जाओ, ये सब कुछ मैंने समझा दिया आपको। दिस अप्रोच वाज प्रोपाउंड बाय द अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू हिम यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर लाइक 1, 2, 3। फिर ऑर्डिनल, दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय J.R. Hicks, मेनली हम इसको ले लेते हैं, सजेस्टेड दैट यूटिलिटी इज नॉट मेजर्ड बट इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स।
सॉरी इन नंबर्स ऑफ रैंक, ऑर्डिनल नंबर मतलब रैंक, लाइक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। ये इनकी डेफिनेशन हो गई। के बाद में ये डिफरेंस, जो डिफरेंस मैंने आपको वहां समझाया, मैंने यहाँ तो टेबल में पूरा बना रखा है। देखिए एक साथ देख लीजिए आप पूरी टेबल, मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। सेम यही टेबल बनाई है मैंने वहां, यस और नो? यस सर। समझ आए? तो मीनिंग के बेसिस पे हो गया, इकोनॉमिक्स के बेसिस पे हो गया, मेजरमेंट, अदर नेम और कंपोनेंट। आई होप इट्स क्लियर बच्चे? कितना इजी सा टॉपिक है, यस और नो? यूटिलिटी को मेजर, यूटिलिटी जो होती है उसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब नंबर्स में, ऑर्डिनल मतलब रैंक्स में। ये टॉपिक हमारा व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जस्ट वी स्टार्टेड। सो उसमें हमने क्या कर लिया, फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, देन सेकंड इज टाइप यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, रिलेशन, ये सब हम ऑलरेडी वी हैव डन। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये भी हमने ऑलरेडी वी हैव डन, ऑल कार्डिनल ऑर्डिनल डिफरेंसेस। नाउ next topic is law of diminishing margin utility. What we are going to discuss in this one is meaning of DMU, the order of answer will be meaning of DMU, assumptions of the law, then schedule and then diagrammatic presentation. So ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। now हम बोर्ड पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए टॉपिक क्या है आज हमारा, व्हाट इज टॉपिक, लॉ ऑफ DMU. What is full form of DMU? Diminishing marginal utility. What we are going to study in this, A point meaning, B point assumptions, C point schedule और D point diagrammatic presentation. So this will be the order of answer. तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। तो आपको ये पूरा ऑर्डर फॉलो करना है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट। नाउ अब सबसे पहले हम इसका स्केड्यूल से स्टार्ट करेंगे। पहले में स्केड्यूल और डायग्राम हम समझेंगे, देन फिर हम वन बाय वन मीनिंग और सब पे आएंगे। अब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था बेटे, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि ये द कंप्लीट चैप्टर जो है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है कॉन्सेप्ट यूटिलिटी, सिंगल कमोडिटी एंड ऑल, उसमें कार्डिनल वाला जो अप्रोच पूरा है, तो हम एक ही स्केड्यूल से पूरा कॉन्सेप्ट कार्डिनल वाला पढ़ लेंगे। कार्डिनल अप्रोच का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, चाहे वो सिंगल कमोडिटी हो, चाहे टू कमोडिटी हो, चाहे वो लॉ ऑफ डीएमयू हो, या फिर वो टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, ये सब कार्डिनल मेजरमेंट है, अप्रोच है। ये सारा का सारा हम केवल एक ही स्केड्यूल से ही कर लेंगे। और वो स्केड्यूल भी मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी की पूरी बनाना सिखाई है, जब हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, उसमें हमने स्केड्यूल को बनाना सीखा है। और वो आप खुद भी बना सकते हो, मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। तो आप सोचिए कितना इजी हो गया ये टॉपिक हमारे लिए। पूरा टॉपिक ही कार्डिनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कार्डिनल अप्रोच या यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे लिए इतना इजी हो गया बिकॉज हम एक ही स्केड्यूल से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। और वो स्केड्यूल भी हम क्या कर रहे हैं, खुद बना सकते हैं, खुद उसमें लॉजिक हमने देख लिया कि वो कैसे बनेगा। तो कितना सिंप्लीफाई हो गया। सेम उसी कॉन्टिन्यूएशन में जैसे हमने पहले किया था, मार्जिन यूटिलिटी को बनाना सीखा था, देन उसके बाद हमने टोटल यूटिलिटी उसे ड्राइव करके उन दोनों का डायग्राम बना के रिलेशन किया था। अब वही स्केड्यूल हम यूज करेंगे लॉ ऑफ डीएमयू में। तो हम स्केड्यूल देखिए यहाँ सेम बनाएंगे बच्चे। तो यहाँ सेम स्केड्यूल लेंगे हम, यहाँ ले लेंगे हम यूनिट्स, यहाँ ले लेंगे हम एमयूएच, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। अब इसमें हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये स्केड्यूल हमने पहले डिस्कस किया था। नाउ यूटिलिटी हम ले लेंगे 10 8 6 4 2 0 और -2। तो ये हम सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू मेक दिस स्केड्यूल और इसका क्या लॉजिक है, ये सारा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्केड्यूल हमने बनाना सीख लिया था। नाउ अब इसी स्केड्यूल से हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू सीखेंगे। तो पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं और फिर लॉ ऑफ डीएमयू पे आते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब स्केड्यूल से अगर आपको डायग्राम बनाना है तो हम डायग्राम बनाने के लिए, अब मेरे साथ आप भी डायग्राम बनाएंगे।
प्रैक्टिस करिए, अपनी नोटबुक रखिए, रजिस्टर रखिए और उस पर मेरे साथ साथ आप डायग्राम जो है वो पूरा का पूरा क्या है, प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ तो सेम स्केड्यूल का डायग्राम बनाओ, और आप एज ए होमवर्क जो है वो आपको अपना खुद का स्केड्यूल बनाना मैंने सिखा रखा है, उससे आप क्या करो, अपना डायग्राम खुद बनाइए। देखिए यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो आप प्रॉपर क्या करिए, स्केल यूज करिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये प्लॉट कर लीजिए। आप लोग स्केल यूज करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। नाउ यहाँ हम लेबल करेंगे यूनिट्स, यहाँ हम लेंगे MUX, क्योंकि अभी केवल MUX का डायग्राम बनाएंगे, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। नाउ अब यूनिट्स को हम प्लॉट कर देंगे इक्वल 7 पार्ट। तो ये आप स्केल से आप प्रॉपर डिवाइड करो, जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है तो नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर का गैप है तो अब ये भी नेक्स्ट 1 का, ये भी 1 का, ये गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी आपका डायग्राम अच्छा बनेगा। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 7 पार्ट मैंने इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। इधर तो क्या हो गया, आपके रजिस्टर की लाइन होगी तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो अब यहाँ भी देखो, यहाँ MU का हम देखें तो 10 और -2, तो हम 2 2 का स्केल ले सकते हैं। तो यहाँ आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2 2 का स्केल ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 और 10, और ये क्या हो जाएगा, -2 है तो यहाँ -2 भी दिखा दिया। तो बताओ स्केल हो गया, स्केल में कोई दिक्कत नहीं है, स्केल आराम से ले लिया हमने। अब हम प्लॉटिंग करेंगे, तो जैसे हम इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए 1 पे कितना है, 10, तो ये हम 10 निकाल लेंगे। 2 पे कितना है, 8, हमने 8 निकाल लिया। देन 3 पे कितना है, 6, देन 4 पे, देन 5 पे 2, देन 6 पे 0, और इस पे क्या हो जाएगा, -2। ये पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। हो सकता है मेरा थोड़ा इधर उधर जा रहा होगा, आप अगर प्रॉपर इसको बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि हमने स्केड्यूल भी इस तरीके से लिए। तो ये डायग्राम हमारा पहले भी बना लिया था हमने, पहले इसको हम बनाया था TU के साथ, अभी हम इसको विदाउट TU मतलब सिंगल MU का डायग्राम बनाया, बस इतना सा फर्क है। तो ऑलरेडी वी हैव डन दिस टॉपिक, डायग्राम और स्केड्यूल हम पहले भी कर चुके हैं, वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं 1 बाय 1, अब इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, इसको पूरे टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन MU एंड DMU। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ये दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, मार्जिन यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। उनमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हमें टेबल से समझना पड़ेगा। देखो, ये सेम टेबल हमने किस में यूज करी है बेटा, MU में, मार्जिन यूटिलिटी में, और सेम टेबल हम किस में यूज कर रहे हैं, DMU में। तो इसका मतलब इस टेबल में दोनों कॉन्सेप्ट है, इसमें मार्जिन यूटिलिटी भी है और इसके अंदर क्या है, लॉ और DMU भी है। आप बता सकते हैं कि इसके अंदर मार्जिन यूटिलिटी आप टेबल में बताइए और DMU भी बताइए। तो देखिए यहाँ बच्चे क्या है, MU की बात करें तो हमने जब MU पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था कि MU को शॉर्ट में अगर हम बोलें तो MU का मतलब होता है यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट, यस और नो। मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट। तो इसका मतलब जैसे 1 पे 10 यूटिलिटी मिली, 2 पे 8 मिली, 3 पे 6, ये क्या होता है, यूटिलिटी फ्रॉम ईच या सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच यूनिट इज कॉल्ड द मार्जिन यूटिलिटी। तो जो हर यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूटिलिटी है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। मार्जिन यूटिलिटी का कोई रिलेशन नहीं होता, मार्जिन यूटिलिटी डजंट डिपेंड ऑन द कि वो नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, एडिशनल मतलब चेंज, और चेंज जो होता है उसमें माइनस प्लस का कोई साइन नहीं होता। चेंज का मतलब केवल हम बात करें कि यूटिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग द यूनिट्स, तो हर यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूटिलिटी है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। तो मार्जिन यूटिलिटी तो ये हमने पढ़ा था पहले। अब यहाँ देखो, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो किसका है, डी का, डिमिनिशिंग। तो अब ये डिफरेंस है, बाकी तो डी डिफरेंट है, बाकी तो MU द सेम। तो इसका मतलब जब हम लॉग DMU की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द यूनिट, मतलब कंजम्पशन एंड मार्जिन यूटिलिटी। तो जिस जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ DMU। तो लॉ ऑफ DMU में वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन एंड द यूटिलिटी। और वो क्या रिलेशन होता है, और वो ह्यूमन बिहेवियर ही होता है। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, कि हम जैसे जैसे किसी भी यूनिट का कंजम्पशन करेंगे और वैसे वैसे हमारी मार्जिन यूटिलिटी कम होगी, जीरो होगी और नेगेटिव होगी।
इट मीन्स लॉ ऑफ डीएमयू में क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, मतलब हमारी मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन. इट मीन्स लॉ ऑफ डीएमयू टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन और यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी. यस और नो? Yes. एंड एमयू में कोई रिलेशन कुछ नहीं होता, उसमें बस हम उसमें रिलेशन की बात नहीं करते, हम उसमें सिंपल बात करते हैं कि यूटिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द यूनिट्स, दैट्स इट. हर यूनिट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी यूटिलिटी होती है दैट इज मार्जिनल. तो मैं कहूँ कि 4 की मार्जिन यूटिलिटी क्या है, तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी यूटिलिटी है. 3 की यूटिलिटी क्या है, अभी 3 के कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज मार्जिन यूटिलिटी. तो मार्जिन यूटिलिटी केवल उसमें रिलेशन की बात नहीं करते, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, उसमें हम बात करते हैं केवल यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट और कंजम्पशन. तो आई होप इस टेबल में आपको दोनों ये समझ में आ गया कि वेयर इज द मार्जिन यूटिलिटी एंड वेयर इज द डीएमयू. यस और नो? क्योंकि बच्चों को बाद में कंफ्यूजन होता है जब वो उसको थोड़ा सीरियसली पढ़ते हैं, तो उनको ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर सेम स्केड्यूल है, सेम डायग्राम है, तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है. उनके दिमाग में आता है कि आखिर हम इसको फिर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डीएमयू में और एमयू में क्या डिफरेंस है. इसीलिए मैंने पहले वही डिस्कस कर लिया आपसे कि टेबल सेम है, डायग्राम सेम है, सब कुछ सेम है, बस जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो आपको समझना जरूरी है. आई होप वो समझ में आ गया. Yes, sir. ना अब इसकी देखो 1 बाय 1 चलते हैं. मीनिंग आप इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे. सबसे पहले चलते हैं मीनिंग पे. तो आप लॉ ऑफ डीएमयू की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखिए जो हमने सीखा वही डेफिनेशन बनेगी, बस उसमें एक वर्ड और ऐड कर देना है, बाकी जो मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन होगी. व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू? एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी, प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूँ. एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी कीपिंग कंजम्पशन कांस्टेंट ऑफ अदर कमोडिटी. बस ये वर्ड आपको ऐड करना है, कीपिंग कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी. ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत द सिंप्लिसिटी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जब हम एक कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस टाइम में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बाकी कंजम्पशन, बाकी अदर कमोडिटीज का कंजम्पशन हम कांस्टेंट रख के चल रहे हैं. हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. रियल लाइफ में हम एक साथ एक से ज़्यादा कमोडिटी भी कंज्यूम करते हैं, बट यहाँ फॉर द सिंप्लिसिटी हमने क्या एज्यूम किया कि जब हम एक कमोडिटी कंज्यूम करें तो बाकी, मतलब हम एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करें, बाकी का कंजम्पशन हम क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट. तो बताओ हमने क्या बोला, एज वी इंक्रीज द consumption of any one commodity keeping consumption constant of other commodity, then the marginal utility of variable commodity decreases, zero और negative. तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके कि डीएमयू होता है क्या. डीएमयू का मतलब जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे मार्जिन यूटिलिटी कम होगी. तो ये तो हम डिस्कस कर चुके. बस इसके बीच में आपको एक वर्ड एंटर कर देना है कि क्या क्या वर्ड ऐड करना है, कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी रिमेन द कांस्टेंट. यस और नो? डेफिनेशन बन गई. Yes, sir. देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो. अच्छा, इसमें ये इंट्रोडक्शन में देख लो क्या लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डीएमयू जो है ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट कंजम्पशन लॉ ऑफ गोसेन, है ना, इकोनॉमिस्ट है ये, HM गोसेन जो है, उन्होंने वो दिया था. ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, हालांकि वैसे 11th-12th में इतना कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता है. और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर तो डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे रिएक्ट करता है. जैसे हम कंजम्पशन करते हैं वैसे वैसे हमारा, तो इसलिए इसको इसका अदर नेम भी है. अब देखो मीनिंग देखो यहाँ लिखा हुआ है, एज कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी. ये तो डेफिनेशन बताई मैंने आपको. यस और नो? Yes, sir. कीपिंग कांस्टेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, the margin utility of variable commodity will decline. इसमें डिक्लाइन वर्ड ही लिखा हुआ है, हम उसको भी बोल सकते हैं डिक्लाइन जीरो और में भी नेगेटिव, ऐसा भी बोल सकते हैं, सिंपल डिक्लाइन भी लिख सकते हैं. तो आई होप हमने इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है. देखो फिर सिंप्लीफाई करो डेफिनेशन को. सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि आपने देखा लॉ ऑफ डीएमयू में क्या होता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं किसी यूनिट का तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है. ये तो समझ में आ गया. यस और नो? Yes, sir. बस उसके अंदर ये लाइन और ऐड कर देनी है क्या कि कीपिंग कांस्टेंट द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, बाकी वही सब कुछ है. तो आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेशन बनाना सीख रहे हैं. यस और नो? अब आता है डेफिनेशन के बाद में, फिर आता है बच्चे इसमें ये यहाँ एक सेकंड डेफिनेशन और लिखी हुई है कि द लो स्टेट दैट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, है ना, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ यूज. तो यहाँ भी पर वो वर्ड तो डालना पड़ेगा कि कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, वो लिखा हुआ नहीं है, वो जरूर लिखना जरूरी है, वो मेंशन करना जरूरी है. अदरवाइज वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन मानेगी. कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी रिमेन द कांस्टेंट, ये इसमें अज्यूम कर. जैसे पीपीसी की अजम्स आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, पीसी में मैंने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट और गिवन रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज, वो उसमें लिखना जरूरी होता है उसकी डेफिनेशन में, अदरवाइज उसकी डेफिनेशन ही इनकम्प्लीट होगी. देन यहाँ भी
कंज्यूम कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी रिमेन द सेम, देन उसके बाद ये पूरी डेफिनेशन वो सेम ही डेफिनेशन है। अब इसकी अजम्पशन समझ लो, देखो अजम्पशंस क्या है इसकी। सबसे पहले अजम्पशंस क्या है, कंज्यूमर इज रैशनल। एनी आइडिया क्या होता है कंज्यूमर रैशनल? कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन देखता है। हाँ, मतलब रैशनल मतलब नॉलेजेबल है। ही एंड सी इज वेरी नॉलेजेबल, उसको पता है कि व्हाट इज वैल्यू फॉर मनी, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब अगर वो नॉलेजेबल ही नहीं होगा, उसको ये सेंस ही नहीं है कि यार सेटिस्फैक्शन क्या होता है, वैल्यू फॉर मनी क्या होती है, ये तो उस पर हम क्या कर सकते, उस कंज्यूमर को हम कंज्यूमर बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी स्टडी करना मुश्किल है, कोई रैशनल है। तो रैशनल कंज्यूमर होना जरूरी है। तो रैशनल मतलब नॉलेजेबल, ही एंड शी हैव नॉलेज अबाउट द यूटिलिटी, मनी और एंड ऑल। देन ऑल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर होमोजीनियस। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ, मान लो हमने ये आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं आप, ये मान लो आइसक्रीम का एग्जांपल है कि आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी 2, 3, 4, 5। तो जैसे होमोजीनिटी का मतलब हो गया कि फर्स्ट आइसक्रीम में सपोज आपने ऑरेंज फ्लेवर लिया, इट मीन्स सबका क्या होना चाहिए, फर्स्ट से लास्ट फ्लेवर आपका ऑरेंज ही होना चाहिए, मतलब उसको आप चेंज नहीं करेंगे। होमोजीनिटी मतलब सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज एंड ऑल। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वैसे ही लास्ट तक वही यूनिट बना इन टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑरेंज फ्लेवर कंज्यूम करें तो सारा ऑरेंज फ्लेवर ही होना चाहिए। तो ये हमारे एजम्पशंस आ गई। और अगर सर कोई दूसरा फ्लेवर कंज्यूम करते तो फिर वो फिर ये लो स्केड्यूल फिर वो लो ऑपरेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर आपका सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय बढ़ भी तो सकता है। जैसे मान लो आपको ऑरेंज पसंद नहीं था, आपको चॉकलेट पसंद था, आपने ऑरेंज को छोड़ के चॉकलेट फ्लेवर किया, तो आपको सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा फिर। तभी तो अजम्पशन से लेके चल रहे हैं हम, अजम्पशन इसलिए तो लेके चल रहे हैं कि फिर ये लो हमारा ऑपरेट ही नहीं होगा, या हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यस और नो? Now next, consumption of commodity must be continue without any time interval. जैसे मान लो अब मैंने आपको एग्जांपल दिया आइसक्रीम का, आपने कहा कि यार इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपन, सर ने बताया इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ऐसा होता है क्या। तो आपने क्या किया, आइसक्रीम खरीदी 7 आइसक्रीम, आपने सपोज 2 आइसक्रीम लंच के बाद खा ली, 2 आइसक्रीम आपने डिनर के बाद खा ली, 2 मॉर्निंग में, और आप आके बोलते हो कि सर आपने तो गलत पढ़ा है, मेरा तो सेटिस्फेक्शन बढ़ा है, इवन कम नहीं हुआ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि यार मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ और मैं तो पूरा दिन एंजॉय किया। तो आपने क्या किया, आपने उसमें टाइम इंटरवल दे दिया, आपको वो आइसक्रीम्स विदाउट टाइम इंटरवल कंज्यूम करनी, मतलब आपको एक साथ ही कंज्यूम करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तभी क्या होगा, तभी वो आपके लिए नेगेटिव होगा, हो सकता है बीमार हो जाओ, आपको वोमिटिंग हो जाए, मतलब तभी वो जाके आपका लो अप्लाई होगा, अदरवाइज टाइम इंटरवल नहीं दे सकते। तो आई होप ये अजम्पशंस क्लियर है, यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम मस्ट बी एडिक्वेट एंड सुटेबल। मतलब जो भी कमोडिटी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी यूनिट प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए। आप जैसे उसका कंजम्पशन करना स्टार्ट किया और वो खत्म हो गई और आप जीरो पे नहीं पहुंचे, नेगेटिव में भी नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब पहले इंश्योर कर लो कि जो भी कमोडिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो यूनिट्स है वो एडिक्वेट हो, अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब मान लो प्राइस चेंज हो गई तो आपका सेटिस्फेक्शन भी चेंज हो सकता है। उस कमोडिटी की प्राइस भी हम सेम करके चलेंगे, आपकी इनकम भी सेम करके चलेंगे, क्योंकि आपकी इनकम और प्राइस तो बहुत मैटर करती है इसमें, क्योंकि दोनों ही चेंज हो जाएगा तो फिर तो आपका सेटिस्फेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए 2 अजम्पशन है कि हैबिट, टेस्ट, इनकम, ये भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए, आपकी प्राइस भी चेंज नहीं होनी चाहिए। बताइए सारे अजम्पशंस क्लियर है क्या? एनी डाउट इन एनी कंजम्पशन? नो सर। ओके, स्केड्यूल खुद बना लोगे, डायग्राम बन जाएगा, यस और नो? ये तो बहुत इजी हो गया। यस। ना उसका एक्सप्लेनेशन, तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन ये होता है कि हमने डायग्राम में क्या कैसे डायग्राम स्टेप्स लिखनी है बस, कि ऑन एक्स एक्सिस वी प्लॉट द यूनिट मार्जिन यूटिलिटी, देन फाइंड आउट द पॉइंट एंड जॉइंट ऑल द पॉइंट एंड वी गेट द, तो ही लिखा हुआ है देखो, एज वी कंज्यूम कमोडिटी एक्स ही गेट्स द सेटिस्फेक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द फर्स्ट यूनिट एट यूनिट, और वो सारा वही, मतलब डायग्राम में जो है वही सारा लिखा। आप डायग्राम के स्टेप्स लिख दोगे, वो भी एक्सप्लेनेशन है, या डायग्राम के अंदर वो बता दो, उसका बिहेवियर बता दो कि मार्जिन यूटिलिटी जो शुरू से लेके कम हो रही है, जीरो, नेगेटिव, मतलब आप उसका बिहेवियर भी बता सकते हो, उसकी आपने डायग्राम में क्या क्या स्टेप्स फॉलो की वो भी लिख सकते हो। तो दोनों ही एक्सप्लेनेशन का पार्ट होता है, वो तो आपको डायग्राम में देख देख के लिख देना, ठीक है? यस सर। तो ये पूरा हमारा लॉ ऑफ डीएमयू नाउ इज कंप्लीटेड। तो लॉ ऑफ डीएमयू बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट टॉपिक